नमस्कार। संविधान का पहला पन्ना, पहला अनुच्छेद और सिर्फ एक वाक्य। कैसे इस एक वाक्य ने एक बिखरे हुए ताजा आजाद हुए देश को एक अटूट राष्ट्र की शक्ल दी। बिल्कुल। आज हम इसी एक वाक्य के पीछे छिपे डिजाइन, इसकी गहराइयों और इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें संविधान का मूल पाठ तो है ही, साथ में संविधान सभा की बहसों के कुछ अंश, कानूनी विश्लेषण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई कुछ बेहतरीन व्याख्याएं भी हैं। ये सब मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देंगे। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि कैसे अनुच्छेद 1 जो कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि भारत की पूरी कहानी की नींव है। तो चलिए इस एक वाक्य में छिपे मतलब को परत दर परत खोलते हैं। हाँ जरूर। शुरुआत इसके पहले 2 शब्दों से करते हैं। इंडिया यानी भारत, एक ही देश के लिए 2 नाम, वो भी संविधान की पहली लाइन में। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी वजह है। और ये कोई आसानी से लिया गया फैसला नहीं था। अच्छा। संविधान सभा में इस पर जबरदस्त बहस हुई थी। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र मिलता है। कुछ सदस्य जैसे एचवी कामथ बहुत मुखर थे। उनका मानना था कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, एक तरह से गुलामी की याद दिलाता है। उन्होंने जोर दिया कि देश का नाम सिर्फ भारत या भारतवर्ष होना चाहिए। वाह, तो ये सिर्फ एक नाम चुनने की बात नहीं थी, ये तो पहचान की लड़ाई थी। बिल्कुल। एक तरफ हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत और दूसरी तरफ वो नाम जिससे दुनिया हमें उस वक्त पहचान रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो दुविधा थी। एक पक्ष परंपरा की बात कर रहा था तो दूसरे पक्ष का तर्क था कि इंडिया नाम से हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। सही बात है। तो एक लंबा विचार विमर्श हुआ और उसका नतीजा ये समझौता था, इंडिया यानी भारत, दोनों को रख लिया। हाँ, और ये एक बहुत ही शानदार संतुलन था। इंडिया ने हमारी आधुनिक दुनिया से जुड़ी पहचान को बनाए रखा और भारत ने हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को सम्मान दिया। एक दिलचस्प बात यह है कि 1948 के जो शुरुआती ड्राफ्ट थे उनमें सिर्फ इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा था। अच्छा। हाँ, ये जो यानी भारत, दैट इज भारत वाला हिस्सा है, ये बाद में बहस के बाद जोड़ा गया। ये दिखाता है कि ये एक सचेत, सोचा समझा राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्णय था। तो देश का नाम तो तय हो गया, एक ऐसा नाम जो अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ लेके चलता है। लेकिन ये देश होगा कैसा? क्या ये ढीले ढाले राज्यों का एक समूह होगा जो अपनी मर्जी से साथ आए हैं, या फिर एक मजबूत अटूट इकाई? इसका जवाब हमें अगले कुछ शब्दों में मिलता है। राज्यों का एक संघ होगा। हाँ, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ संघ या यूनियन शब्द पर बहुत जोर दिया गया है, महासंघ या फेडरेशन पर नहीं। मुझे लगता है बहुत से लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। और यहीं पर इस अनुच्छेद का असली जीनियस छिपा है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। इस एक शब्द यूनियन के पीछे भारत की एकता और अखंडता का पूरा दर्शन है। और इसे समझने के लिए हमें उस वक्त के माहौल में जाना होगा जब ये संविधान लिखा जा रहा था। आप देश के बंटवारे की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हमें ये याद रखना होगा कि संविधान सभा उस वक्त काम कर रही थी जब देश के बंटवारे का जख्म बिल्कुल ताजा था। सही। देश के टूटने का दर्द, हिंसा, विस्थापन, ये सब कुछ संविधान निर्माताओं के दिमाग में था। इसलिए अविनाशी संघ का विचार सिर्फ अमेरिका के मॉडल से अलग दिखने के लिए नहीं था। नहीं, यह एक भावनात्मक और राजनीतिक मजबूरी थी। यह इस बात की गारंटी थी कि भारत फिर कभी नहीं टूटेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब कहा कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, तो उनका इशारा इसी तरफ था। एकदम। उन्होंने साफ साफ 2 बातें कही थीं। पहली, जैसा आपने कहा, यह अमेरिकी महासंघ की तरह नहीं है जहां स्वतंत्र राज्य एक साथ आए और एक चुक्ति या कह सकते हैं एक अग्रीमेंट करके एक देश बनाया। हाँ। भारत में ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी इसी पहली बात से निकलती है, क्योंकि राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े हैं, इसलिए उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। The union is indestructible. Exactly. संघ अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्या इससे केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाता? अगर राज्य अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए और अलग भी नहीं हो सकते, तो क्या ये एक तरह से उनकी स्वायत्ता पर, उनकी ऑटोनॉमी पर एक बड़ा अंकुश नहीं है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी बहस इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ये केंद्र को बहुत मजबूत बनाता है और संविधान निर्माताओं का इरादा ही यही था। बंटवारे के बाद उनकी पहली प्राथमिकता देश की एकता को बनाए रखना थी।
उन्हें डर था कि अगर राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दी गई तो अलगाववादी शक्तियां सिर उठा सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने एक मजबूत केंद्र वाला मॉडल चुना जिसे अक्सर अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। क्वाजी फेडरल। हाँ, प्रशासन की सुविधा के लिए देश को राज्यों में बांटा गया है, लेकिन देश एक ही है, अखंड है। ठीक है, तो ये साफ हुआ कि देश का नाम इंडिया यानी भारत है और इसका स्वरूप एक अविनाशी संघ का है। अब अनुच्छेद 1 ये भी बताता है कि इस संघ में यानी भारत में शामिल क्या-क्या होगा। इसमें 3 श्रेणियां बताई गई हैं: राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, और ऐसे दूसरे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में हासिल किया जा सकता है। सही। यहीं पर 2 और शब्द आते हैं, भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया और भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक मिनट, ये तो सुनने में एक ही बात लगती है। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये बस पर्यायवाची हैं। क्या वाकई में इनमें कोई फर्क है जो मायने रखता हो? ये बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और हाँ, ये असल दुनिया में बहुत मायने रखता है। अच्छा। देखिए, भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा वाइड टर्म है। इसमें वो सब कुछ आता है जो भारत के संप्रभु नियंत्रण में है। मतलब वो 3 श्रेणियां जो हमने अभी गिनी, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल होने वाले क्षेत्र, ये सब भारत का राज्य क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल, जबकि भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया एक ज्यादा सीमित शब्द है। ओके। इसमें सिर्फ राज्य शामिल होते हैं, यानी वो 28 राज्य जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और जिनके साथ केंद्र अपनी शक्तियों का बंटवारा करता है, तो इसका मतलब का शासन होता है। अच्छा, तो दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश भारत का राज्य क्षेत्र का हिस्सा हैं, लेकिन भारत का संघ का नहीं। ये वाकई में एक बारीक फर्क है ना? लेकिन इसमें जो तीसरी श्रेणी है, भविष्य में हासिल किए जाने वाले क्षेत्र, ये तो बहुत दूर की सोच लगती है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, इसका असल में इस्तेमाल हुआ है। सच में? हाँ, जब फ्रांसीसियों ने भारत को अपने क्षेत्र सौंपे, जैसे पुडुचेरी, पहले पांडिचेरी, या जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ और वो भारत का हिस्सा बना, तो इसी संवैधानिक प्रावधान ने उसकी कानूनी रूपरेखा तैयार की। अच्छा। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता भविष्य की हर संभावना के लिए कितने तैयार थे। उन्होंने देश के विस्तार के लिए कानूनी दरवाजा खुला रखा था। ये कमाल है। तो एक तरफ संविधान देश को अविनाशी बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके विस्तार की पूरी गुंजाइश भी छोड़ रहा है। अब एक और चीज जो अनुच्छेद 1 में बार बार आती है, वो है पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल का जिक्र। जैसे अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य और उनके क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ये अनुसूची क्या है और सारे राज्यों के नाम सीधे अनुच्छेद में ही क्यों नहीं लिख दिए गए? ये संविधान की बनावट का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कुशल पहलू है। सोचिए, अगर सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अनुच्छेद 1 के मूल टेक्स्ट में ही लिख दिए जाते तो क्या होता? हर बार जब कोई नया राज्य बनता या किसी की सीमा बदलती तो पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ता। ये तो बहुत जटिल प्रक्रिया होती। बिल्कुल, और ऐसा कितनी बार हुआ है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, और भी कई उदाहरण हैं। सही बात है। हर बार संविधान संशोधन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। इसी मुश्किल से बचने के लिए अनुसूची यानी स्केड्यूल का सिस्टम बनाया गया। अच्छा। अनुच्छेद 1 तो सिर्फ सिद्धांत बताता है, एक ढांचा देता है, और उस ढांचे के अंदर की जो डिटेल्ड लिस्ट है कि कौन-कौन से राज्य हैं। हाँ, कि कौन-कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका कितना क्षेत्र है, वो सब पहली अनुसूची में डाल दिया गया। अच्छा, तो ये संविधान को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए है कि मूल कानून को छेड़े बिना सिर्फ लिस्ट को अपडेट कर दो। एकदम सही। ये संविधान को एक जरूरी लचीलापन देता है ताकि वो समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सके। और ये लिस्ट सिर्फ नामों की नहीं है। हमारे एक स्रोत में ये भी बताया गया है कि भारत का जो प्रादेशिक जल है, टेरिटोरियल वाटर्स या विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, वो भी इन्हीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा माने जाते हैं। तो ये अनुसूची बहुत विस्तृत जानकारी रखती है था कि कैसे एक वाक्य ने एक राष्ट्र की नींव रखी। मुझे लगता है अब तस्वीर काफी साफ हो गई है। हाँ, अगर हम मुख्य बातों को देखें तो अनुच्छेद 1(3) बहुत बड़ी चीजें स्थापित करता है। पहली, देश का दोहरा नाम इंडिया यानी भारत। ये हमारी पहचान के 2 सिरों को जोड़ता है।
एक सिरा हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ा है और दूसरा हमारी वैश्विक और आधुनिक पहचान से। ये एक पुल की तरह है। दूसरी और शायद सबसे अहम बात राज्यों का संघ की अवधारणा है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ये बंटवारे के दर्द से जन्मी एक प्रतिज्ञा है कि ये देश अब कभी नहीं टूटेगा। ये एक अविनाशी अखंड राष्ट्र की गारंटी है जहां किसी भी हिस्से को अलग होने का अधिकार नहीं है। और तीसरी बात, भारत का राज्य क्षेत्र की वो व्यापक परिभाषा, ये न सिर्फ हमारे वर्तमान स्वरूप को परिभाषित करती है, बल्कि भविष्य में शांतिपूर्ण विस्तार की संभावनाओं को भी कानूनी मान्यता देती है। सही। जैसा हमने सिक्किम और पुडुचेरी के उदाहरण में देखा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? जैसा कि हमने चर्चा की, अनुच्छेद 1 एक अविनाशी संघ की स्थापना करता है। संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन संविधान का ही अनुच्छेद 3 संसद को ये शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसके क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है या एक राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बना सकती है, यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। हाँ, ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। संघ तो अविनाशी है, पर संघ की इकाइयां यानी राज्य अविनाशी नहीं है। बिल्कुल। उनकी तो पूरी पहचान ही बदली जा सकती है। एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बिल्कुल। और यही भारतीय संघवाद का अनूठा चरित्र है। तो विचार करने योग्य बात यह है, एक अखंड और अविनाशी संघ के भीतर राज्यों की सीमाओं का ये लचीलापन भारतीय राष्ट्र के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो एक मजबूत केंद्र को बनाए रखती है ताकि देश एकजुट रहे, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं और प्रशासनिक जरूरतों के लिए राज्यों को पुनर्गठित करने की गुंजाइश भी देती है। ये संतुलन कैसे काम करता है और क्या ये हमेशा सफल रहा है? ये अपने आप में एक अलग और गहरी चर्चा का विषय है।